छोटी कक्षाओं में जब हम लोग वृत्त का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ एक नया शब्द आता है हमारे सामने, पाई। और कह दिया जाता है कि पाई एक संख्या है जिसका मान रख के वृत्त का क्षेत्रफल चाहे वृत्त की परिधि निकाल लीजिए। भला पाई है क्या चीज और ये कैसा नंबर है? नंबर तो हम लोग यही जानते हैं कि 1 2 3 ऐसे करते हुए 9 ये अंक हैं और इन्हें बाएं दाएं करके लिखने से नंबर बनते हैं। इनमें तो कहीं पाई नहीं है, फिर ये नया चीज कहां से आ जाता है? तो आज हम लोग समझेंगे कि पाई है क्या चीज। पाई शब्द सबसे पहले हम लोग के सामने तब आता है जब हम वृत्त का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जब हम बेलन, कोण, दीर्घवृत्त, गोला इस तरह की चीजें जब पढ़ते हैं तो वहां सब जगह पाई का इस्तेमाल होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाई को समझने के लिए हम लोग वृत्त को समझेंगे। इस तरह की आकृति जिसमें एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित बिंदुओं से जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त बोलते हैं। वृत्त एक बंद आकृति है जो प्लेन में स्थित है। जैसे ये चूड़ी देखिए, चूड़ी की जैसी आकृति वृत्त का एक उदाहरण है। हालांकि इसमें मोटाई नहीं होना चाहिए। वृत्त में हम जानते हैं कि बिंदु में मोटाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और चित्र में को बनाने पर कुछ न कुछ मोटाई आ ही जाएगी। चलिए इसी तरह देखिए, ये जो है वृत्ताकार, ये किनारे किनारे वाला जो है, अगर बीच वाला हटा दें तो ये वृत्त का एक कॉन्सेप्ट देता है। ये ढक्कन है। इसी तरह सिक्का जो है, सिक्के का किनारा किनारा वाला देखें तो हम ये वृत्त का कॉन्सेप्ट देता है। वास्तव में वृत्त के चित्र में जो काली काली लाइनिंग है इसी आकृति को वृत्त बोलते हैं। अंदर का नीला वाला या बाहर का नीला वाला हिस्सा उसमें शामिल नहीं होता है। वृत्त के जो बीचों बीच वाला केंद्र है, बिंदु है, इसे केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से वृत्त को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं। इस कारण इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त के एक बिंदु से केंद्र से होते हुए दूसरी एक लाइन रेखाखंड खींच दी जाए जो वृत्त के दूसरे बिंदु तक पहुंचता है। इस तरह से तमाम लाइन खींची जा सकती है, रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। इन्हें हम व्यास बोलते हैं, अंग्रेजी में डायमीटर, और इसलिए इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि वृत्त के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या रेखाखंड खींचा जाए जो केंद्र से होकर न जाए तो इसे जीवा बोलते हैं। यद्यपि व्यास भी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। एक वृत्त में बहुत असंख्य त्रिज्याएं, असंख्य जीवाएं, असंख्य व्यास हो सकते हैं। और अंत में वृत्त के किनारे किनारे ये जो बाहरी बाउंड्री है इसको नाप लिया जाए किसी तरह से, उसे परिधि बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसलिए इस नाप को परिधि या अंग्रेजी में सरकमफेरेंस बोलते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग वृत्त के व्यास और इसकी परिधि को नापकर उसका अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पे इस चूड़ी के व्यास को हम ऐसे नाप सकते हैं स्केल की सहायता से, लेकिन इसकी परिधि को नापने के लिए हमें फीता की आवश्यकता होगी। इसके चारों ओर फीता लपेट दें या तार लपेट दें और तार को सीधा करके हम इंच पटरी पे नाप सकते हैं। दूसरा एक तरीका भी है, क्या करें कि हमने एक लाइन खींच दिया है और लाइन पे चूड़ी के व्यास के बराबर हमने लाइनिंग, देखिए यहाँ 0, पहली लाइनिंग, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये हमने ऐसे खींच दिया है। और क्या करते हैं कि इस पर एक निशान बना देते हैं चूड़ी पर कहीं भी, और चूड़ी को हम उस लाइन पे घुमाएंगे, इसको टकराएंगे। कैसे? देखिए, उसके पहले अलग अलग आकार के वृत्तों में परिधि और व्यास में क्या संबंध है इसे समझ लेते हैं। हम देख रहे हैं कि जब वृत्त की परिधि ज़्यादा है तो व्यास भी ज़्यादा लंबा है। जैसे ही हम देख रहे हैं कि परिधि कम हो रही है तो व्यास भी कम हो जा रहा है, व्यास कम हो रहा है तो परिधि भी कम हो जा रही है, व्यास बढ़ रहा है परिधि भी बढ़ जा रही है। यानी
किसी भी वृत्त चाहे किसी भी आकृति का हो, बड़ा हो छोटा हो, हमेशा परिधि और व्यास में अनुपात जो है वो सीधा अनुपात है। अर्थात परिधि और व्यास में कोई एक बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है कोई भी तो उसके साथ दूसरा भी घट रहा है। आइए अब हम इस पूरी प्रक्रिया को लाइन पे चूड़ी को सरकाकर घुमाकर देखते हैं कि परिधि और व्यास में क्या अनुपात है। हमने एक लाइन खींच दिया है और व्यास के बराबर नाप के हमने बराबर दूरी पे निशान बना दिए हैं। अब हम करना ये चाहते हैं कि परिधि नापने का एक दूसरा तरीका लगा रहे हैं। परिधि का मतलब है कि एक चक्कर ये चूड़ी घूम जाए। देखिए हमने बीच में रखा और एक चक्कर इसको हम घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए एक हमने निशान भी बना रखा था ऊपर, देखिए ऐसे करते करते ये निशान हमारा ऊपर आ गया। ये निशान हमने शुरू में बना रखा था तो देखिए 1 2 3 यानी 3 बार व्यास, ये डायमीटर का चौड़ाई डायमीटर की माप थी तो देखिए ऊपर आने में 3 डायमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वृत्त की परिधि व्यास के 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वृत्त के व्यास और परिधि में क्या संबंध है कि वृत्त की परिधि व्यास के 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा है। अर्थात यदि वृत्त के व्यास को 1 यूनिट मान लिया जाए तो परिधि 3 गुने से थोड़ा ज्यादा होगी। तो देखिए वास्तव में यदि हमारे पास इन्हें नापने के उपकरण और परिष्कृत और वैज्ञानिक होते तो परिधि और व्यास का जो वास्तव में अनुपात होता है वो कितना बड़ा होता है इसको मैं लिख रहा हूँ। परिधि और व्यास के अनुपात को मैंने लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो न तो टर्मिनेटिंग है न तो खत्म हो रहा है, इसके आगे भी चलता जाएगा और न ही किसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा है। यानी ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर भला कैसे याद हो, याद करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया गया, इस समस्या के समाधान के लिए इतने बड़े नंबर को एक सिंबल दे दिया गया। और सिंबल क्या हुआ, कौन सा सिंबल यूज किया गया, तो इसके लिए सन 1706 में विलियम जोन्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने सलाह दी कि इसके लिए ग्रीक भाषा के एक अक्षर अल्फाबेट पाई का इस्तेमाल किया गया। पाई का मतलब ये इतना बड़ा नंबर जो है उसी को पाई कहा गया, यानी परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा गया। पाई जो है ग्रीक भाषा का 16वां अल्फाबेट है। जिस तरह ABCD में आपको देखेंगे कि पी जो है 16वां अक्षर होता है, 16वां अल्फाबेट होता है, उसी तरह पाई भी ग्रीक भाषा का 16वां अल्फाबेट है। यानी पाई क्या है, पाई यहाँ जाके क्लियर हुआ कि पाई वास्तव में वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है। यानी परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा गया, जिसका वास्तव में मान ये इतना बड़ा नंबर है, दशमलव के कई अंकों तक ये चलता ही जाता है। चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है इसलिए यह हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या भी है। अब देखिए परिधि को हम लोग C से प्रदर्शित किए हैं और व्यास जो होता है D से प्रदर्शित करते हैं, जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम लिख सकते हैं व्यास को 2r और ये पाई, यहाँ से परिधि बराबर 2 पाई r। ये फार्मूला आ गया वृत्त की परिधि का, जिसे हम लोग बचपन से याद कर रहे थे, रट रहे थे, लेकिन आज समझ में आ गया कि वृत्त की परिधि का फार्मूला C बराबर 2 पाई r होता है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पाई और 22/7 बराबर है, परंतु हमने देखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो मान है वो अशांत अनावर्ती है और 22/7 को चूंकि P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं इसलिए परिमेय है। तो फिर
एक नंबर परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, तो भला आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? आइए इसको समझते हैं। 22/7 को अगर हम दशमलव में लिखें, इसको हम कन्वर्ट करें तो ऐसा आता है, और ये नंबर जो है बार बार रिपीट होने लगता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाई और 22/7 वास्तव में बराबर नहीं है। ये क्या है? ये शांत है, सॉरी, ये अशांत लेकिन आवर्ती है। इसका मान देखिए दशमलव के 6 अंक के बाद रिपीट होने लगता है, और लेकिन पाई का मान दशमलव के बाद कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से पाई और 22/7 का मान वास्तव में बराबर नहीं है। तो फिर हम बराबर कहते क्यों हैं? कहते इसलिए हैं कि दशमलव के 2 अंकों तक देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो दशमलव के 2 अंकों तक दोनों के मान बराबर हैं। इसीलिए पाई और 22/7 पूरे बराबर नहीं हैं, लगभग बराबर हैं, जिसका मान क्या होता है? 3.14। पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय है, दोनों बराबर नहीं है, लगभग बराबर हैं। तो छोटी कक्षाओं में प्रश्नों को हल करने के लिए, गणना की सुविधा के लिए बच्चों से कह दिया जाता है, किताब में लिख दिया जाता है कि पाई बराबर 22/7 या 3.14 रख कर इसका मान, सवाल को हल कर लीजिए, प्रश्न को हल कर लीजिए। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात, अर्थात जिसे बाद में पाई कहा गया, इसका मान निकालने के लिए हजारों सैकड़ों वैज्ञानिक जो है गणितज्ञ लगे हुए हैं, और तमाम इस पर रिसर्च होता रहता है। लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले, जब न कोई कंप्यूटर था, न कैलकुलेटर था, न कोई दूरबीन थी, न कोई मशीन उस तरह का था, हमारे देश के गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने पाई का मान, पाई अर्थात परिधि और व्यास का दशमलव के 4 अंकों तक सही मान ज्ञात कर दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि किसी वृत्त का व्यास 20,000 हो तो उसकी परिधि 62,832 होगा, और उसका अनुपात अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात 62,832/20,000, और इसको हल करेंगे तो 3.1416, जिसे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जिसे पाई कहा जा रहा है उसके कितने सन्निकट है। आइए अब पाई के बारे में कुछ रोचक बातों को हम लोग उसका आनंद लें। हम एक खेल खेलते हैं, 1 1 3 3 5 5, ये क्रम से नंबर लिख लेते हैं और बीच से ऐसे निशान लगा देते हैं, और फिर इसको पलट देते हैं। पलट देने का मतलब 355 और बटा 113। इसको जब आप भाग देंगे तो देखिए क्या उत्तर आता है। तो हमने देखा कि ये भाग देने पे ये नंबर आ रहा है, इस आगे भी जाएगा। मिलान कर लीजिए भाई, पाई और इस नंबर में दशमलव के 6 अंकों तक ये पाई का सही मान दे रहा है। आइए अब हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने जा रहे हैं कि इस पाई के मान को, हम इतने बड़े मान को कैसे याद रख सकते हैं। इतने बड़े को तो नहीं, लेकिन कुछ को याद रख सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। मैंने लिखा, मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। ये याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है। देखिए, मे में जितने अक्षर हैं, अल्फाबेट है 3, उसके बाद दशमलव लगाइए। आई में 1, हैव में 4, एक में ए, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑफ में 2 और कॉफी में 6। देखिए, ये दशमलव के 2 2 4 2 6 7 अंकों तक पाई का मान याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। आप मिलान कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, पाई दिवस जो है 14 मार्च को मनाया जाता है। ऐसा क्यों? 14 मार्च, मार्च यानी तीसरा महीना, तीसरे महीने की 14वीं तारीख,
3.14 ये यहाँ से लिया गया है। 3.14 14 तारीख तीसरा महीना, इसे हम लोग पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना ही नहीं, एक टाइमिंग भी निर्धारित है। तारीख तो निर्धारित है ही, 1:59 पर ये पाई दिवस मनाने का एक प्रचलन बनाया गया है। आइए एक और इसमें कोइंसिडेंस, दो कोइंसिडेंस है। इसी तारीख को 14 मार्च को ही मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, और इसी तिथि को 14 मार्च को ही महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का देहांत भी हुआ था। तो इस तरह से मित्रों हम लोग पाई के बारे में बहुत सारे रोचक जानकारियां हम लोग प्राप्त